पास दो चार हैं, नगर निगम भी और आप स्मार्ट सिटी की सीईओ भी हैं काफ़ी समय से, तो हम कहाँ तक स्मार्ट बन पाए हैं? देखिए, हम तो स्मार्ट तभी बनेंगे जब हमारी थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव आएगा, क्योंकि किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है तब तक जब तक वहाँ के सिटीजन स्मार्ट ना हो। 47 शहरों का सर्वे होता है और हमारा रैंकिंग जो है 39 आता है, तो इसमें क्या लगता है कि हम अप्रोच नहीं कर पाए लोगों को या कहीं लोग पिछड़ गए हैं? देखिए, ये मैं एज सीईओ स्मार्ट सिटी नहीं, इस सवाल का जवाब मैं एज कमिश्नर कॉरपोरेशन देना चाहूँगी। अमृतसर के लिए बड़ी शर्म वाली बात है कि हम लोग मतलब सारे विश्व में जाना जाता है अमृतसर को, उसके बाद भी हम इस रैंक पर आए हैं। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमृतसर स्मार्ट सिटी की। करीब 5 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से अमृतसर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनाउंस किया गया था। हमारे साथ हैं नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल और ये अमृतसर स्मार्ट सिटी की सीईओ भी हैं। इनसे बात करते हैं आखिरकार हम कहाँ तक स्मार्ट हुए हैं और ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ये कहाँ तक पहुँचा है। मैडम नमस्कार जी, आपका हमारे D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थोड़ा मैडम बताएंगी, आपके पास दो चार हैं, नगर निगम भी और आप स्मार्ट सिटी की सीईओ भी हैं काफ़ी समय से, तो हम कहाँ तक स्मार्ट बन पाए हैं? देखिए, हम तो स्मार्ट तभी बनेंगे जब हमारी थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव आएगा, क्योंकि किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है तब तक जब तक वहाँ के सिटीजन स्मार्ट ना हो। पर अगर आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अभी इस टाइम स्मार्ट सिटी के लगभग 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पर हैं और साथ ही लगभग 250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का टेंडर लगा हुआ है। 450 प्लस 250 700 कुछ 200-250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जिनकी चंडीगढ़ में अभी अप्रूवल पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर ये 1000 करोड़ का मिशन है जो कि इसी साल आपको दिखने नज़र आ जाएंगे प्रोजेक्ट। तो इसमें जैसे हमने सुना था कि भी तमाम जो वायरिंग है अंडरग्राउंड होगी, स्कूल बनेंगे, कुछ ऐसे एरियाज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं 1000 करोड़ में बन पाएगा ये सब? देखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसकी अप्रोच बहुत ही अलग रही है बाकी पुराने जो अर्बन मिशंस आए हैं उनसे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि ABD एरिया डेवलपमेंट, यानी कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। हम एक कोई एरिया ऐसा चुनेंगे शहर का जिसको हम पूरा रेट्रोफिटिंग या तो शहर को नए तौर से बनाना शुरू करेंगे या फिर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, मतलब नया शहर कोई बसा रहे हैं। अमृतसर शहर रेट्रोफिटिंग वाली कैटेगरी में आता है। हम लोग डेफिनेटली नया शहर तो नहीं बना रहे, जो शहर में है उसी की रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी का जो ABD एरिया है वो वॉल्ड सिटी है, अंदरून शहर हमारा, तो वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने शुरू करे हैं। पर ये कहना कि इतने में ही पूरा स्मार्ट सिटी बन सकता है 1000 करोड़ में, ये तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ में कोई भी शहर स्मार्ट बन सकता है। पर हाँ, इस तरह के हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं जो पहले शायद नहीं देखे गए, नहीं करे गए, उस तरह के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। अच्छा जी, आपने कहा है कि 450 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो धरातल पर हैं। जी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो पूरा भी हो चुका हो। जो शहर की LED लाइटिंग वाला काम है वो लगभग पूरा हो गया है। आप देखेंगे शहर के सभी कोने में जहाँ पर पुराने CFL के या फिर अलग सोडियम लाइट्स वगैरह लगी हुई थी वो सब बदलकर LED में रेट्रोफिट कर ली गई हैं। साथ ही सोलर रूफटॉप पैनल का हमारा था, गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं शहर की उन सब पर सोलर रूफटॉप पैनल लग गए हैं, ताकि एक पहला उनकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की सेविंग हो सके और दूसरा जो हम क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ मूव कर सकें। साथ ही स्मार्ट स्कूल्स के लिए अमृतसर स्मार्ट सिटी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन को 6 करोड़ रुपए दिए गए थे। वो भी सारे पैसे लगकर शहर के लगभग 200 स्कूलों में एक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम इस्टेब्लिश कर लिया गया है। हमने सभी शहर की जितने भी आंगनवाड़ीज़ हैं, लगभग 200 के करीब आंगनवाड़ीज़ हैं, इनको खेलने के लिए बच्चों के लिए एजुकेटिव किट्स प्रोवाइड करी हैं, वो भी जा चुकी हैं। शहर में अलग अलग जगह पर पेट बॉटल क्रशिंग, जो बॉटल होती है प्लास्टिक को, उसको क्रश करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, वो भी लग गई हैं। अभी शहर के पब्लिक टॉयलेट्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर लगाया जा रहा है, वो काम चल रहा है। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन गोइंग हैं जिनकी अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, जैसे कि एलिवेटेड रोड के नीचे स्पेसेस बिलो फ्लाईओवर जो है उसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है।
मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये देखने में आया है जितने भी पुल होते हैं इनके नीचे इंक्रोचमेंट हो जाती है। जी, वो इंक्रोचमेंट वो सारी शहर की समस्या बन चुकी है। क्या स्मार्ट सिटी में इंक्रोचमेंट भी दूर की जाएगी? देखिए अगर हमारे जैसे जो मैंने बताया आपको एलिवेटेड रोड वाला प्रोजेक्ट है, लगभग 5.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो शहर को कवर करता है। अगर हम यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट तो रिमूव होगी, साथ में सुंदरता भी बढ़ेगी। साथ ही ये नहीं कि सिर्फ इंक्रोचमेंट रिमूव करी जाएगी, जहाँ जहाँ डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था बनाई जाएगी, स्ट्रीट वेंडिंग की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। पुल के नीचे तो मैं यही कहूँगी कि हम लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपको लगता है कुछ 2020 में कोई प्रोजेक्ट जो आपके ऑनगोइंग हैं उनमें से कंप्लीट हो जाएंगे? मैंने आपको बताया काफ़ी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट तो हो अगर जाएंगे। ये 1000 करोड़ रुपए के जितने भी प्रोजेक्ट आपने कहे हैं, अगर हम बात करें 2021 तक या कोई टाइम इसकी ड्रॉ किया गया टाइमलाइन कि कब तक ये कंप्लीट हो गया? 2021 में सभी प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है 24/7 सरफेस वाटर सप्लाई। उसमें नहरी पानी की सुविधा सारे शहर में प्रोवाइड करनी है। इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग कर रहा है। ये बहुत बड़ा लगभग 2250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसका पहले फेस का टेंडर लगाया जा चुका है, जिसके तहत वल्ला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और आगे OHSRs ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वॉयर्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनने में लगभग 3 से 4 साल का समय लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल काम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम बात करें स्मार्ट पार्किंग की लेकर, देखिए ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो गया है पूरे अमृतसर में। इसको भले ही इसको इंक्रोचमेंट कह लें या यहाँ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ गए हैं, तो क्या पार्किंग भी बनाई जाएंगी? जैसे एक बहुत लंबे समय से एक चल रहा है कैरो मार्केट में पार्किंग बनेगी, मल्टी स्टोरी, एक मच्छी मंडी में बनेगी, ऐसे टेलीफोन एक्सचेंज, इस तरह की है क्या प्लान है? देखिए 2 लोकेशंस हमने स्मार्ट सिटी में लगी हुई है, कैरो मार्केट और फिश मार्केट जो आपने कहा। कैरो मार्केट का टेंडर भी लगा हुआ है। समस्या हमें ये आ रही है कि वहाँ पर जो जगह, आपको पता है वॉल सिटी कितना कंजेस्टेड एरिया, और कैरो मार्केट वाली पार्किंग की स्पेस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 एकड़ से भी कम की जगह है। यहाँ पर हम लोग मल्टी लेवल ऑटोमेटेड कार पार्किंग बनाना चाहते हैं। तो इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम बने हैं जी। इसका टेंडर अभी लगाया हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारे टेंडर में जो कंपनीज आई हैं, 2 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे और हम इस बार टेंडर अलॉट कर पाएंगे। चैलेंज बहुत ज़्यादा है। वॉल सिटी आप देखें, इतना पुराना कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर कोई ज़्यादा जगह भी नहीं मिलती है। पहली बात तो कि अगर कोई काम करेगा तो काम करने के लिए जगह, और उतनी जगह में काम पॉसिबल होना कि वो हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि बेस्ट टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन जो आज की डेट में हमें अवेलेबल है, उस जगह के लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। कैरो मार्केट का प्रोजेक्ट अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, अगर बनना शुरू हो जाता है, हमें कोई अच्छा वेंडर मिल जाता है जो इस काम को कर सकता है, तो उसी कड़ी में फिश मार्केट का टेंडर भी हमारा रेडी है, वो भी टेंडर लगा दिया जाएगा। क्या जैसे ये तो हो गई अंदरून शहर की बात, बाहर भी बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन हो गया है, पार्किंग के लिए कहीं जगह नहीं है। जिस तरह इंदौर में कुछ 100 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी, क्या आप ऐसी जगह लोकेट कर रही हैं कि एक भविष्य में हम सोच सकते हैं कि हम लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिल जाएगी? देखिए मल्टी लेवल कार पार्किंग के यही 2 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताया हमारा स्पेसेस बिलो फ्लाईओवर का, वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी। साथ ही एक वॉल सिटी के चारों तरफ एक स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट बनाया गया है। 7.5 किलोमीटर की ये सड़क है, आउटर सर्कुलर रोड जो है, यहाँ पर भी जगह जगह पार्किंग की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अभी यही प्रोजेक्ट्स हैं पार्किंग को लेकर। इनका जैसा भी रिस्पांस आता है, उसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड होता है स्मार्ट सिटी मिशन का, तो आगे की पार्किंग्स को कंसिडर करा जा सकता है। देखिए हम स्मार्ट सिटी में हम काफ़ी देर से लगे हुए हैं। पहले स्मार्ट सिटी, पहले लुधियाना, जालंधर, फिर अमृतसर भी हुआ था पास। 47 शहरों का सर्वे होता है और हमारा रैंकिंग जो है 39 आता है। तो इसमें क्या लगता है कि हम अप्रोच नहीं कर पाए लोगों को, या कहीं लोग पिछड़ गए हैं? देखिए ये मैं एज CEO स्मार्ट सिटी नहीं, इस सवाल का जवाब मैं एज कमिश्नर कॉरपोरेशन देना चाहूँगी। जो आप रैंकिंग की बात करिए, आपने इस वक्त सर्वेक्षण की रैंकिंग होती है, हर साल रैंकिंग होती है, लगभग 5000 शहरों की रैंकिंग होती है। इस साल जो रैंकिंग आई उसमें इन्होंने कैटेगरीज बना दी थी। 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में 47 शहर थे, जिसमें अमृतसर शहर का नाम 39th रैंक पर आया है। अमृतसर के लिए बड़ी शर्म वाली बात है कि हम लोग, मतलब सारे विश्व में जाना जाता है अमृतसर को, उसके बाद भी हम इस रैंक पर आए हैं।
पर इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसके जो पैरामीटर्स हैं हम लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके पैरामीटर्स सिर्फ सफाई को लेकर नहीं है, इसके पैरामीटर्स जो स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग हर बार होती है वो इस तरह के हैं कि लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी है साफ़ सफाई में। और जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको नंबर तब मिलते हैं, सिर्फ तब नहीं मिलेंगे अगर कूड़ा उठा लिया गया, नंबर तब मिलेंगे जब आपने कूड़े को सेग्रीगेटेड कूड़े को उठाया और उसकी अगर आपने प्रोसेसिंग करी है कूड़े की अच्छे से। तो इन सब चीज़ों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें लोगों की तरफ से साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए नगर निगम की तरफ से अभी कोशिशें करी जा रही हैं। एक इंदौर बेस्ड कंपनी, इंदौर जो पिछले 4 सालों से रैंक 1 आ रहा है, उनकी आईईसी कंपनी इस टाइम घर घर जाकर इवन मेयर साहब और मैं हर वार्ड में जाकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको किस तरह अपना कूड़ा सेग्रीगेट करके देना है। उसके बाद की जो भी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट है, वो सेग्रीगेटेड वेस्ट को हमें सेग्रीगेटेड तरीके से ही साइट पर लेकर जाना है, आगे प्रोसेसिंग करनी है गीले और सूखे कूड़े की, उन सब चीज़ों पर काम करा जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो हमारी रैंकिंग आएगी उसमें बहुत सुधार होगा। मतलब हम पहले उम्मीद कर सकते हैं कि पहले 10 शहरों में आ जाएंगे हम, नंबर 1 तो हम नहीं कर कोशिश हमारी पूरी है, बिल्कुल कोशिश है हमारी। तो आप मैम, कोरोना का नगर निगम पर कितना असर पड़ा है? देखिए, कोरोना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, सबके लिए अपने अपने चैलेंजेस थे। नगर निगम के लिए मैं कहूँगी चैलेंज, क्योंकि नगर निगम का काम ऐसा है, आपको हर टाइम डेली बेसिस पर आपको जो नेसेसरी एमिनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करनी होती हैं। तो कोरोना की वजह से नगर निगम का काम कभी भी किसी भी एक भी दिन रुक नहीं पाया। इनफैक्ट हमारे ऊपर जिम्मेवारियां और ज़्यादा बढ़कर आई हैं। वो बेशक हमारे सफाई कर्मचारी हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हम जिन्हें कहते हैं, हमारे सीवर मैन हों, या फिर हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोगों को कभी कोई क्वारंटाइन या फिर लॉकडाउन में घर बैठने का मौका नहीं मिला। नगर निगम के सभी ऑफिसर्स ने, सभी कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के साथ इस कोरोना टाइम में काम किया है। पर एक जो इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा फील हुआ है वो हमारी रेवेन्यू सोर्सेज पर है। नगर निगम की आमदन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे गई है। हमारे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन चार्जेस की कलेक्शन, लाइसेंस फ़ीस की कलेक्शन बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इसमें कारण ये है कि लोगों के बिज़नेस बन रहे हैं, तो वो अब अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स भरने में या फिर वाटर चार्जेस भरने में या लाइसेंस फ़ीस देने में। निगम के सामने हमेशा ही चैलेंज रहा है, हमेशा हाथ तंग रहता है, जबकि निगम के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, अगर वो सारे रिसोर्सेज अप्लाई हो जाएं तो आप प्लस में आ सकते हैं। तो क्या कारण, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, कमी कलेक्शन में ही रह जाती है हमारी। फिर लोगों से मैं अपील करूँगी कि आप इन्हें टैक्सेस समझ कर नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी समझ कर इन्हें दीजिए। नगर निगम अपना खर्चा कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमें जिस तरह की सुविधाएं देनी है आज की डेट में, लोग जिस तरह की पानी की सप्लाई, सीवरेज की सप्लाई या सफाई डिमांड करते हैं, उस इन सब सुविधाओं को देने के साथ में हम अपना खर्चा तो कम नहीं कर सकते। नगर निगम का लगभग 15 करोड़ का खर्चा हर महीने का सिर्फ सैलरीज देने का है, पर इसके मुकाबले हमारी इनकम नहीं हो पाती। तो लोगों से हम अपील करेंगे कि आप अपने टैक्सेस, कोई बहुत बड़े टैक्सेस नहीं है नगर निगम के, मामूली से वाटर और सीवरेज के चार्जेस हैं, साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स है, आप ये अपने टैक्सेस टाइम पर दीजिए। नगर निगम बिल्कुल जो हाथ तंग वाली बात है उससे बाहर निकल के। बात करें कितना लोगों पर टैक्स बकाया है, अगर प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज की पानी की बात कर लें, कुल मिलाकर कितना लोग टैक्स नहीं? देखिए, हमारा साल का बजट प्रॉपर्टी टैक्स का 40 करोड़ का होता है। इस बार अभी तक हम कुल 10.5 करोड़ कलेक्ट कर पाए हैं, 25% पर पहुंचे। और बिल्कुल, और जो हमारी रिबेट वाली डेट होती है 30 सितंबर, वो भी पार हो गई है। पिछले साल हमने यही कलेक्शन 18.5 करोड़ की करी थी, इस साल हम 10.5 करोड़ की कर पाए हैं। इसी तरह वाटर सैनिटेशन के हमारा 35 करोड़ का साल का बजट होता है, उसके अगेंस्ट अभी तक हम कुल 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाए हैं। तो बजट से तो हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं और काफ़ी इतना ही बकाया लोगों पर। ये नहीं लगता आपको जैसे एमटीपी डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर, 3-4 ऑफिसर्स पे कार्रवाई हुई है, कुछ डर दहशत हुई है कि हमारे पर कार्रवाई हो सकती है? अगर इन्हें भी इस तरह का कुछ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि पीछे भी 33, आपको याद होगा गलियारे के आसपास कुछ 33 ऑफिसर ऐसे थे जिनके ऊपर फ्रेम हुआ था कि ये लोग जिम्मेदार पाए गए हैं, कार्रवाई होती नहीं है। जब तक हम कुछ बच्चे को आप सजा नहीं देंगे वो बिगड़ जाता है। आपको लगता है कि इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ नियमों में बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, उससे लोगों में भी डर बना रहता है, ऑफिसर्स काम करने वालों में भी डर बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले
2 महीनों में अगर मैं आपको फिगर्स दूं तो लगभग 50 बिल्डिंग्स ऐसे हैं इलीगल जिस पर हमने सीलिंग या डिमोलिशन की हमने कार्रवाई करी है। नोटिसेस लगभग 50 से 100 बिल्डिंग्स को और नोटिसेस इशू करे गए हैं और लोगों की तरफ से हमें रिस्पांस भी आ रहा है। लोग आगे बढ़कर अपनी बिल्डिंग्स में खुद ही चेंजेस भी करने लगे हैं, वो बिल्डिंग प्लान्स भी पास कराने लगे हैं। पर हम ये नहीं चाहते कि ये सारी कार्रवाई लोग डर से करें, लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आएँ और अपने अप्रूवल्स लें बिल्डिंग्स के। अच्छा, एक ऐसा है जैसे आपने पीछे भी एक ड्राइव चलाई थी, जो इलीगल कॉलोनीज में प्लॉट हैं, वो पहले तो आपको ठीक ठाक रेवेन्यू आता रहा, अब उसकी भी जो रेवेन्यू जो है कम हो गया है। क्या कारण है? अभी हमारी तरफ से कुछ कमी है या अब सब लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं या कॉलोनीज हैं वो रेगुलराइज करा लें? नहीं, इलीगल जो प्लॉट्स होता है, कोई भी अगर इरेगुलर कॉलोनी में कोई प्लॉट कटा हुआ है तो उसकी एनओसी अप्लाई करी जा सकती है। लगभग 15 कॉलोनीज़ हैं जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है नगर निगम में रेगुलराइज करने के लिए, और इन 15 कॉलोनीज़ के और भी कॉलोनीज़ के एनओसीज हमारे पास रेगुलरली अप्लाई होती रहती हैं। आमदन पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, जिसका मुख्य तौर पे कारण है कि सिस्टम अभी कुछ लगभग 1 महीने पहले ही ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, तो उस ऑनलाइन सिस्टम को इन प्लेस आने में कोई 1 महीना और लगेगा, आमदन इम्प्रूव हो जाएगी। पर लोग आगे आकर एनओसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं प्लॉट्स वाले, पर यहाँ भी वही बात है, वो अप्लाई तब करते हैं जब उन्हें अपनी प्लॉट के ऊपर कोई लोन लेना होता है या फिर आगे सेल डीड करानी होती है। हम ये चाहते हैं लोग खुद से आगे बढ़कर आएँ और अपनी एनओसीज़ वगैरह अप्लाई करें। अच्छा मैम, यहाँ तक मुझे ध्यान है जब नवजोत सिंह सिद्धू थे कैबिनेट मिनिस्टर लोकल बॉडीज़ के, तब मुख्यमंत्री पहली बार कोई नगर निगम था, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ पर आए थे। उन्होंने 100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी, उसमें से कोई पैसा आया भी नगर निगम को? देखिए, मैं उस समय कमिश्नर नहीं थी और आपके ध्यान में तो होगा ना जी? नहीं, इस तरह का कोई पैसा नगर निगम को नहीं आया। कोई पैसा नहीं आया जी। तो मैडम, एक जो एनेक्सेस जिसकी हम बात करते हैं, कई बार आपको लगता है कि झगड़े भी होते हैं उसके यूनियन के और ऑफिसर्स के, पीछे भी कई मामले सामने आए थे। इसका नगर निगम के कामकाज पर कितना इफेक्ट पड़ता है? इसकी इमेज कितनी बिगड़ती है? देखिए, ये हमारी यूनियंस, हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी सब नगर निगम का परिवार ही है, और नगर निगम का कोई छोटा परिवार नहीं है। नगर निगम का तो पूरा शहर परिवार है। चलो, अगर हम अपने कर्मचारियों की बात करें तो यूनियन भी हमारा ही एक हिस्सा है। लगभग 4000 के करीब कच्चे और पक्के मिलाकर मुलाजिम हैं। तो किसी मौके पर किन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव होना ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े परिवार में होते रहते हैं। नगर निगम की तरफ से कोशिश पूरी रहती है कि हम लोग इन सब की वजह से काम कहीं ना हैम्पर होने दें, और हुआ भी नहीं है कभी किसी पॉइंट पर। नगर निगम की कार्यप्रणाली चलती रहती है रूटीन में। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए धर्मस्थल है, बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं, टॉयलेट्स की बहुत कमी है। इसके साथ ही दूसरा सवाल भी है, जो निगम ने टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स लगाए भी हैं, वो अक्सर बंद रहते हैं या उनकी सफाई नहीं हो पाती है? देखिए, अब आप आज की डेट में एक बार फिर चेक करिए, नगर निगम की टीम लगातार जिन भी टॉयलेट्स में थोड़ी बहुत भी कमी थी, कहीं पर पानी का कनेक्शन नहीं है, कहीं पर सीवर का कनेक्शन नहीं है, कहीं पर चोरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस तरह की सारी कमियां आज भी हमारी टीम फील्ड में है। और सुलभ के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट कर अपने सारे टॉयलेट्स हम लोगों ने उनको दिए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये संस्था उन टॉयलेट्स को चलाती है। आज की डेट में कुल 6 से 7 टॉयलेट्स इस तरह के रह गए हैं जो अभी तक सुलभ ने टेक ओवर नहीं करे हैं, जो कि इस आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वो टेक ओवर भी कर लेंगे। जैसे सैलानियों की संख्या बढ़ रही है तो टॉयलेट्स भी बढ़ाए जाएंगे? टॉयलेट्स बिल्कुल बढ़ाए गए हैं। अभी हमने नगर निगम ने पिछले ही साल में 43 नए टॉयलेट्स बनाए हैं। अगर आपने देखे हो, वो पीले और नीले रंग के जो टाटा स्टील वाले टॉयलेट्स बनाए गए हैं। टॉयलेट्स नए बनाए गए हैं, और जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ जहाँ डिमांड आएगी, तो टॉयलेट्स की सुविधा बिल्कुल अवेलेबल कराई जाएगी। कोई आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी, अमृतसर के सभी वासियों को, कि देखिए, आप साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। ये हम मानते हैं कि नगर निगम की जिम्मेवारी है, पर नगर निगम अकेले ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। जब तक लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक शहर में साफ़ सफाई होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपना कूड़ा केवल कूड़े वाली गाड़ियों को ही दें, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, कूड़े को अलग अलग कर सूखा और गीला अलग अलग कर इसी तरीके से दें, तभी नगर निगम इस कूड़े का आगे सही प्रबंधन कर सकता है। एक मैडम सवाल रहेगा, भक्ता वाला डंप की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। भक्ता वाला डंप साइट पर बायो रेमेडिएशन का काम शुरू हो चुका है। कुछ ही महीनों पहले नगर निगम ने जो कंपनी कूड़ा मैनेजमेंट की जो कंपनी थी, उसकी कंपनी को चेंज करा है। नई कंपनी एवर्डा कंपनी आई है। उन्होंने भक्ता वाला पर बायो रेमेडिएशन शुरू करने के लिए 3 लाइंस लगा दी गई हैं, और
आने वाले कुछ ही दिनों में इन 3 को बढ़ाकर 7 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 1 साल के टाइमलाइन है कंपनी के पास, 1 साल के अंदर ये सारा कूड़ा जो है खत्म कर देंगे, जितना भी लीगेसी, पूरा लीगेसी वेस्ट। क्या किया जाएगा, जिसका कोई खाद बनाई जाएगी? ये बायो रेमेडिएशन एक प्रोसीजर होता है। बायो रेमेडिएशन प्रोसीजर के जरिए कूड़े को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका बेसिकली छान लिया जाता है इसको, ये एक तरह का छलनी वाला प्रोसीजर है, जिसमें एक निकलता है RDF जो कि फ्यूल होता है, रिफ्यूज डायोड फ्यूल। इसको आगे सीमेंट कंपनीज़ या फिर कोई भी इंसिनरेटर बेस्ड कंपनीज़ में भेज दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी इसमें से मिट्टी निकलती है, सॉयल। तीसरा इसमें से इनर्ट्स कुछ निकलते हैं जो किसी काम के नहीं है, इनको आगे लैंडफिल में भेज दिया जाए या फिर किसी भी तरीके से इनके रिसाइकलिंग कर दें। चौथा CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जिसको मलबा कहते हैं, वो निकलता है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी स्मार्ट सिटी की CEO और नगर निगम की कमिश्नर कोमल मित्तल, जिन्होंने कहा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले हैं। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट जो ऑन गोइंग है, 250 करोड़ के प्रोजेक्टों की अप्रूवल हो चुकी है, बाकी जो है 300 करोड़ के प्रोजेक्टों पर भी काम चल रहा है। इनका ये कहना है जब तक लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक हमारा शहर स्मार्ट सिटी बनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोगों की पार्टिसिपेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि अगर लोग सुविधाएं चाहते हैं तो उन्हें टैक्स भी देना होगा। टैक्स वो अपनी जिम्मेदारी समझ कर दें। यह ऐसा नहीं है कोई कलेक्ट करने आएगा या आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया जाएगा या आपको जुर्माना लगाया जाएगा तभी आप टैक्स दें। टैक्स एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपना टैक्स जमा कराएं और नगर निगम का सहयोग करें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।